हरिद्वार में निर्माण दिवस पर बंदी छोड़ आश्रम पहुंचे सीएम धामी। कहा, देश में चल रहा सनातन का स्वर्णिम काल, संतों की सेवा परंपरा को सराहा। बांग्लादेश सीमा पर तारपाड़ को लेकर सीएम धामी का ममता दीदी पर हमला। बोले, 45 दिनों में काम पूरा होना बड़ी उपलब्धि, जनता चुन रही डबल इंजन सरकार। अंकिता केस में उर्मिला कर राज्य मंत्री पर पलटवार। सीबीआई जांच और निष्पक्षता की उठाई मांग। बोली, एसआईटी के सामने सबूत करूंगी पेश। चमोली में एसआईआर की समीक्षा। 573 बूथों पर सुनवाई पूरी। डीएम ने दिए पारदर्शी मतदाता सूची के निर्देश। 63,000 से ज्यादा नोटिस बांटे। उत्तरकाशी महिलाओं की अनोखी पहल। ब्रह्म कमल और केदार पाती से तैयार की राखियां। रोजाना 2,000 रुपए की बिक्री। सशक्त बहना योजना से बनी आत्मनिर्भर। चारधाम यात्रा ने बनाया नया रिकॉर्ड। यमुनोत्री धाम की यात्रा में बना नया रिकॉर्ड। पहली मर्तबा श्रद्धालु की संख्या पहुंची 6.68 लाख। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चारधाम यात्रा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यमुनोत्री धाम की यात्रा में नया रिकॉर्ड बना है। पहली बार श्रद्धालुओं की संख्या 6.68 लाख पहुंच गई। 125 दिनों में दर्शनार्थियों की संख्या 48 लाख के पार हो गई है। मौसम की तमाम चुनौतियों के बावजूद उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अपने नए रिकॉर्ड गढ़ रही है। इस यात्रा काल के शुरुआती 125 दिनों में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 48 लाख के पार पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 5 लाख अधिक है। वहीं यमुनोत्री धाम में दर्शनार्थियों की संख्या रिकॉर्ड जो है की गई है और 6.68 लाख के पार ये पहुंच गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल यात्रा प्रबंधन और आपदा विभाग की 24 घंटे सतर्कता के चलते श्रद्धालु सुरक्षित दर्शन कर पा रहे हैं। बढ़ेंगे आगे हरिद्वार के दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, जहां पर निर्माण दिवस के कार्यक्रम में शामिल हुए। संतों ने सबको धर्म का मार्ग दिखाया है, सीएम की ओर से कहा गया। सनातन का स्वर्णिम काल इस समय चल रहा है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाया जा रहा है, सीएम की ओर से कहा गया। सभी धार्मिक स्थलों को संवारा जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में विकास हो रहा है, ये कहा गया सीएम की ओर से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार दौरे के दौरान निर्माण दिवस समागम कार्यक्रम में शिरकत की। संतों को नमन करते हुए सीएम धामी ने कहा कि संतों ने सदैव समाज को सत्य और धर्म का मार्ग दिखाया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आज देश में सनातन संस्कृति का स्वर्णिम काल चल रहा है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में धार्मिक स्थलों को संवारने और चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। यहाँ पर ये ब्रह्म निवास, ये संस्था, भोले वाले महाराज, सभी हमारे सदगुरु और आचार्य वेदांताचार्य कीर्तनानंद जी महाराज के मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पूरे देश के अंदर अनेक संस्थाएं समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। और आज उनका यहाँ पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्मरण दिवस यहाँ पर हो रहा है, तो मैं भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और ऐसी संस्थाएं सच में एक आदर्श रूप है जो समाज को आगे बढ़ने का और ज़रूरतमंद लोगों को हमेशा मदद करके उनके जीवन को संवारने का काम करते हैं। यही परमार्थ है, यही सच्ची सेवा। हरिद्वार के बंदी छोड़ श्री ब्रह्म निवास आश्रम में के 51वें निर्माण दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने आश्रम की जनसेवा गतिविधियों की सराहना की। वहीं मीडिया से बात करते हुए सीएम ने बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन में तारबाड़ के काम को विकास का उदाहरण बताया। साथ ही झारखंड लाठीचार्ज पर राहुल गांधी के बयान को दोहरा चरित्र करार देते हुए उत्तराखंड में नकल माफियाओं पर हुई कड़ी कार्रवाई का उल्लेख किया। मुझे लगता है कि उनकी कुंठा, उनकी हताशा लगातार बढ़ती जा रही है और उनके मन में जो सामंतवादी सोच है जो पैदा होते ही उनके अंदर आ गई थी, वो सोच से उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है। उनको लगता है
कि देश की संसद भी मेरे हिसाब से चलनी चाहिए, देश भी मेरे हिसाब से चलना चाहिए। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है और पूरी दुनिया आज भारत को देखकर वाह वाह कर रही है और इनके मुंह से हमेशा आह निकल रही है, क्योंकि इनको हताशा, कुंठा जिस प्रकार की बोली भाषा है वो सभी देख रहे हैं। आज ये जो इस प्रकार का दोहरा चरित्र है, राहुल गांधी को वहाँ जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए था। जो जगह जगह वो छात्रों को बुला रहे हैं, आदि बातें कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। जैसे उन्होंने उत्तराखंड में ही आकर झूठ बोला कि एक भी नकल माफिया को किसी को जेल में नहीं भेजा, जबकि 100 से ज़्यादा नकल माफिया उत्तराखंड के अंदर जेलों की सलाखों के पीछे। अगली खबर देहरादून से है। देश में बढ़ती महंगाई से आम जनता भी परेशान दिख रही है, जहां इसको लेकर सियासत भी काफी हाई है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय गोयल ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए वैश्विक परिस्थितियों का हवाला दिया। उनका कहना है कि इस समय पूरी दुनिया में आर्थिक चुनौतियां हैं, लेकिन भारत की स्थिति फिर भी नियंत्रण में है। महंगाई केवल भारत का विषय नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या है। दुनिया के कई बड़े देशों में जरूरी सामानों की भारी किल्लत हो चुकी है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल प्रबंधन का ही नतीजा है कि भारत में किसी भी जरूरी चीज की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज और दैनिक जरूरत की वस्तुएं उपलब्ध हैं। और बात करें कीमतों की, तो हमारी सरकार पूरी तरह संवेदनशील है। महंगाई पर लगाम लगाने के निरंतर उपाय खोजे जा रहे हैं और बहुत जल्द जनता को इससे राहत भी मिलेगी। नज़र उठाकर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ किस प्रकार के जनाक्रोश हैं, वहाँ खाने पीने की वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ क्या लोगों की स्थितियां हैं। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इन सारी परिस्थिति के बावजूद जिस प्रकार से कुशल नियंत्रण किया है, और हमारे देश में आज किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ उपलब्ध है। और जहाँ तक मूल्य वृद्धि का विषय है, उसको कंट्रोल करने के साधन सरकार ने प्रारंभ कर दिए हैं। आने वाले समय में आपको उसके प्रभाव दिखाई देंगे। राजधानी देहरादून में बढ़ती महंगाई और एथेनॉल नीति के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार की नीतियों के कारण चीनी के दाम बढ़ रहे हैं और एथेनॉल मिश्रण से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं। पार्टी ने जल्द ही प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया। अंदर कांग्रेस पार्टी चीनी के दामों को लेकर के और मिलावट वाले पेट्रोल के खिलाफ, एथेनॉल जो बन रहा है उसके कारण गन्ने की कमी हो गई है। गन्ने की कमी के कारण चीनी महंगी हो गई है। एक तरफ आप लोगों की गाड़ियां तबाह कर रहे हैं, स्कूटर मोटरसाइकिल तबाह कर रहे हैं, कार तबाह कर रहे हैं, उनके इंजन बैठ रहे हैं, मिलावट वाला पेट्रोल सरकार के संरक्षण में बिक रहा है। और दूसरी तरफ एथेनॉल बनने में जो गन्ना लग रहा है उसके कारण शुगर मिल्स को गन्ना नहीं मिल पा रहा है, तो चीनी 45 रुपए से 65 रुपए पहुंच गई। लोगों की थाली से भोजन गायब कर दिया और प्याली से मिठास गायब कर दी। चीनी के बढ़ते दामों ने महंगाई की कड़वाहट घोलनी शुरू कर दी है। ये चीनी के दाम रॉकेट जब बने हैं, जब त्योहारी सीजन है, आम घरों की रसोई में मिलने वाले चीनी का महंगा होना चर्चा का विषय बनना लाजमी है। केंद्र सरकार ने जहां एक 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात का लक्ष्य रखा है, तो दूसरी ओर चीनी की स्टॉक लिमिट 15 दिन के लिए निर्धारित कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। चीनी में महंगाई का घोर, दाम से आम लोग तंग। सरकार के सामने चुनौती, कैसे महंगी हो गई चीनी। टैक्स फ्री विदेशी आयात, जमाखोरी या बढ़ती मांग। त्योहारी सीजन पर महंगी चोट, किचन टू बिजनेस गायब मिठास। चीनी जिसकी मिठास के चर्चे हिंदुस्तान में ही नहीं समूची दुनिया में है। चाय का कप हो, दूध का गिलास हो, मिठाई का डब्बा हो या फिर घर में बना हलवा, चीनी का योगदान नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब चीनी पर महंगाई की चादर लिपटने से स्वाद बिगड़ रहा है। देश के आम परिवारों की जेब ढीली हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बीते एक महीने में चीनी के दाम में 13% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। चीनी की महंगाई का राज क्या है? 19 जुलाई 2026 चीनी के दाम 47 रुपए 82 पैसे प्रति किलो थे। उसके बाद 19 अगस्त 2026 को यही दाम 54 रुपए 6 पैसे प्रति किलोग्राम हो गए।
अलग अलग राज्यों में चीनी के अलग अलग रेट देखने को मिल रहे हैं। यूपी में जहां चीनी 65 रुपए प्रति किलो होने का दावा किया जा रहा है, तो वहीं मुंबई से भोपाल तक यही चीनी 58 से 63 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। हिंदी खबर की टीम जब ग्राउंड पर पहुंची और मिडिल क्लास परिवारों से बात की तो उनका दर्द कैमरे की स्क्रीन पर छलक उठा। हम लोग के लिए तो ये 70 रुपया जो है तो बहुत है। पहले 40 या इसके बीच में मिलता था। जब से इथेनॉल का जो काम चालू है तब से ऐसा लग रहा है कि जो है चीनी का दाम ज्यादा ही होते जा रहा है। इतनी महंगा बढ़ा रही है, मैं लेबर क्लास का आदमी कहाँ से खाऊं खरीद के, इतनी महंगा हर कुछ। महंगाई है तो असर तो होगा ही पूरा। यहाँ लगता था 80 में काम होता था, अब 120 रुपए में काम होता है, तो परेशानी तो है ही है। चीनी के लिए तो परेशानी है, आदमी महंगी हो गई चीनी। चीनी इतनी महंगी हो गई, हम ऑटो चलाने वाले कहाँ से करेंगे हम इतना, बताइए आप। डेली सरकार पैसा बढ़ा देती है। सरकार तो अपना सोच रही है, हमारे तो सोच नहीं रही किसी बारे में भी, तो हमारे भी कुछ सोचे ना वो। चीनी महंगी तो हो ही गई है, परेशान तो है ही, कमाई इतनी है नहीं, महंगी ज्यादा हो गई है। अब क्या करें, जब 3 दफे चाय पीते थे अब 1 ही दफे पीते हैं, क्या करेंगे जब महंगाई है तो। कमाई इतनी है नहीं, ऑटो में भी इतनी कमाई नहीं है। गरीब इंसान के लिए 10-15 रुपए बहुत होते हैं। पूरा दिन बेचारा मेहनत करके कमाता है, ठीक है। अब एकदम से त्योहार आ गया, ठीक है, और एकदम से चीनी का भी रेट बढ़ गया, तो गरीब आदमी तो दिक्कत होगी भाई। सरकार जब से आई है इन्होंने तो इतिहास रच दिया है। दूध, दही, छाछ, पनीर सब में इन्होंने टैक्स लगाया, और यही टैक्स उन्होंने अपना वसूल के, आम जनता से वसूल के, खून चूस के अपने बड़े हर जिले में बीजेपी दफ्तर बनवा लिए हैं और आराम से वो बैठते हैं। चीनी कारोबारियों के लिए 15 दिन स्टॉक लिमिट। 1 सितंबर से नया आदेश लागू होगा। 10 मीट्रिक टन से अधिक के व्यापार पर स्टॉक लिमिट। चीनी के बढ़ते दामों का असर मिठाई की दुकान से घर की रसोई तक देखने को मिलेगा। त्योहारी सीजन में जहां मिठाई की मांग बढ़ती है, ऐसे में महंगाई की चीनी घरों की खुशियों में विघ्न पैदा कर सकती है। 30 नवंबर तक लागू। असर कहां? कन्फेक्शनरी, सॉफ्ट ड्रिंक निर्माता, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिठाई विक्रेता, आम उपभोक्ता। केंद्र सरकार ने चीनी के कारोबारियों के लिए स्टॉक लिमिट में बदलाव किया है और इसे 30 दिन से कम करते हुए अब सिर्फ 15 दिन कर दिया है। चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। सरकार की रहेगी पैनी नजर। 1 साल की औसत मासिक खपत की जांच। बड़े पैमाने पर चीनी की खरीद बिक्री की निगरानी। जीएसटी रिटर्न, चीनी HSN कोड के आधार पर बिक्री के दस्तावेज की वेरिफिकेशन। सरकार ने साथ ही चीनी की बढ़ती मांग को पूरा करने की दिशा में विदेश से कच्ची चीनी आयात का फैसला लिया है। 10 साल में पहली बार चीनी आयात। 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी का आयात। केंद्र सरकार विदेश से इंपोर्ट करेगी टैक्स फ्री चीनी। बढ़ती चीनी कीमतों और त्योहारी मांग कारण 30 अक्टूबर तक टैक्स फ्री आयात की अनुमति। घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना लक्ष्य। चीनी के दाम आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए अचानक डिमांड बढ़ गई है, जिस वजह से जो है इस चीनी के दाम बढ़ रहे हैं लगातार। महाराष्ट्र में ज्यादा बढ़े हैं, लगभग यहाँ पे 5500 से 5600 रुपए के करीब चीनी बिक रही है पर कुंटल। मेन तो जो अभी तक लग रहा है, बाकी तो सरकार जांच कर रही है क्या कारण है, जो भी सख्ती है गवर्नमेंट कर रही है, फूड मिनिस्ट्री की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा रहे हैं। बहरहाल सरकार की चीनी की जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम और इम्पोर्ट का फैसला देश की जनता को बढ़ते दामों से निजात दिला पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। चीनी के बढ़ते दामों ने महंगाई की कड़वाहट घोलनी शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने जहां 10 लाख मीट्रिक टन चीनी के आयात का लक्ष्य रखा है, तो वहीं सियासत में भी एथेनॉल टकराव वाली बयानबाजी शुरू हो चुकी है। विपक्ष का दावा है कि सरकार की ज्यादा एथेनॉल उत्पादन की मंशा के कारण चीनी का उत्पादन गिर गया है। रिपोर्ट देखिए। चीनी के अचानक से बढ़ते दामों पर अब नई सियासत जंग शुरू हो चुकी है। सरकार और चीनी उत्पादन से जुड़े लोग इसे त्योहारी सीजन का अंजाम होने का अनुमान लगा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष एथेनॉल उत्पादन का खामियाजा बता रहा है। चीनी के दाम तेजी से बढ़ रहे थे और देश की आम जनता को उससे नुकसान हो रहा था। उसको देखते हुए सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया, ताकि वैसे तो चीनी की किसी प्रकार की कोई शॉर्टेज देश में है नहीं, बट अगर फिर भी कहीं शॉर्टेज है तो चीनी आसानी से इंपोर्ट करके लाई जा सके और घरेलू बाजार की जो डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग कृत्रिम शॉर्टेज करना चाहते, तो सरकार का ये कदम उस कृत्रिम शॉर्टेज को रोकने के लिए है। जब गन्ने की खेती को इन्होंने इथेनॉल बनाने के लिए डाइवर्ट किया तो गन्ने की कमी हो गई।
चीनी की कमी हो गई देश में। अब चीनी पिछले 17 दिन में 20 रुपए प्रति किलो चीनी के दाम बढ़ गए, क्योंकि चीनी की देश भर में बहुत किल्लत हो गई है। हमारा देश चीनी एक्सपोर्ट किया करता था, अब हमारा देश चीनी इंपोर्ट करने की प्लानिंग कर रहा है। तो क्या बोले कि जब इन्होंने शुगर केन को, गन्ने को इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए डाइवर्ट किया, तो इनको सोचना चाहिए था ना, भी इतना गन्ना इथेनॉल के लिए जाएगा तो चीनी कहां से बनेगी, चीनी कहां से आएगी। तो समझ नहीं आता कि मोदी सरकार में सारे के सारे ऊपर से नीचे तक सारे अनपढ़ हैं क्या। कुछ दिनों बाद आप पे इतना पैसा नहीं बचेगा कि 2 कपड़े और खरीद दो। कोई चीज ऐसी नहीं जो महंगी ना होगी, हर चीज महंगी है। खाद नहीं मिल रही, किसान दुखी है, उसकी पैदावार की कीमत नहीं मिल रही। और फिर महंगाई क्यों है? क्योंकि कोई मुनाफा कमा रहा है। अगर चीनी महंगी तो कोई मुनाफा कमा रहा है, तेल महंगा है तो कोई मुनाफा कमा रहा है। ये ज्यादा मुनाफा कमाने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और जब तक बीजेपी है इस देश में एक ही संकट है, वो है बीजेपी। बीजेपी हटेगी, संकट हटेगा। विपक्ष का आरोप है कि चीनी और एथेनॉल बनाने में गन्ने का इस्तेमाल होता है। देश में चीनी उत्पादन कम हो गया है। उत्पादन कम होने से दाम में उछाल आए हैं। कच्चे तेल के आयात पर डॉलर बचाए गए हैं, वही डॉलर चीनी के आयात पर खर्च होंगे। चीनी के बढ़ते दाम पर एथेनॉल पॉलिटिक्स की एंट्री से सवाल उठना लाजमी है। कितने गन्ने से कितनी चीनी का उत्पादन होगा, कितने गन्ने से चीनी बनाई जाएगी, कितने गन्ने से एथेनॉल उत्पादन होगा। अगर गन्ने के सालाना उत्पादन की बात करें तो 4,500 से 5,000 लाख मीट्रिक टन। चीनी का प्रोडक्शन की बात करें तो 260 से 300 लाख मीट्रिक टन। एथेनॉल के लिए डाइवर्ट की बात की जाए तो 30 से 40 लाख मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल होता है। हालांकि देश में चीनी की उपलब्धता को देखते हुए सरकार एथेनॉल के लिए सप्लाई को कम ज्यादा करती रहती है, लेकिन क्या ये कहा जा सकता है कि एथेनॉल के लिए गन्ने का इस्तेमाल चीनी के बढ़ते दामों की एकमात्र वजह है? इस पर कुछ एक्सपर्ट्स की भी राय सामने आई है। गन्ना उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई है। कुछ इलाकों में फसलें प्रभावित हुई हैं। चीनी की रिकवरी गन्ने से कम होना। कुछ राज्यों में गन्ने की फसल खराब हुई है। एथेनॉल बनाने के लिए गन्ने का डाइवर्जन किया गया। बड़े व्यापारियों, कंपनियों की जमाखोरी भी सामने आई है। देश में जनता की समस्याओं पर सियासत होना कोई नई बात नहीं है। अब चीनी के बढ़ते दाम पर जनता परेशान है तो दूसरे छोर पर सियासी महाभारत जारी है। लेकिन जनता को चीनी की किल्लत से कब राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे, उसके पेट फटेंगे, कीड़े फटेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा से पूर्व भाजपा विधायक का संजय गुप्ता का एक बयान इन दिनों राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पूर्व विधायक क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था और अपने कार्यकाल के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए वोट को लेकर विवादित टिप्पणी करते नजर आए। बयान सामने आने के बाद कांग्रेस ने इसे जनता के प्रति अहंकार से भरा बताया है, जबकि भाजपा की ओर से इसे हास्य विनोद में कही गई बात बताया जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे, उसके पेट फटेंगे, कीड़े फटेंगे। वायरल वीडियो को लेकर अब पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने सफाई दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ने वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की। संजय गुप्ता का कहना है कि उन्होंने किसी व्यक्ति या मतदाता को लेकर गलत टिप्पणी नहीं की थी। उनके बयान को संदर्भ से अलग करके सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। पूर्व विधायक ने कहा कि सुल्तानपुर गांव उनकी जन्मभूमि है। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया। उनके अनुसार उन्होंने इलाके को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के साथ कई विकास योजनाएं शुरू कराई। मुख्यमंत्री से स्वच्छ पेयजल व्यवस्था के लिए ओवरहेड टैंक निर्माण के लिए करीब 11 करोड़ रुपए की धनराशि भी स्वीकृत कराई गई। उन्होंने कहा कि वह अपनी जन्मभूमि का कर्ज उतारने का प्रयास कर रहे हैं और गलत तरीके से वीडियो वायरल करने वालों की निंदा करते हैं। संजय गुप्ता के जन्मदिन पर आयोजित एक कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। कार्यक्रम में अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाते हुए उन्होंने क्षेत्र में पेयजल समस्या दूर करने और लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराने का जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से उपलब्ध कराए गए पानी को पीकर यदि कोई उन्हें वोट नहीं देगा तो उनका पेट फट जाएगा और पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। उनके इस बयान पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। स्वच्छ पानी पहले 20 फुट का पानी गामला पीते थे, लेकिन जो पानी पीकर भी मुझे वोट ना दे, उसके पेट फटेंगे, कीड़े फटेंगे। स्वच्छ पानी पीकर मैं उस मालिक को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ, जो वो मेरे लाया हुआ पानी पिएगा,
स्वच्छ पानी बीमारी से दूर भगाने वाला पानी, तो उसके पेट में प्लास्टिक के कीड़े पड़ेंगे और फट जाएगा। कांग्रेस ने पूर्व विधायक के बयान को अहंकारी करार देते हुए कहा, जनता को सुविधाएं देना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य है, बदले में वोट मांगने के लिए इस तरह की भाषा लोकतांत्रिक मर्यादाओं के खिलाफ है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा नेताओं में जनता के प्रति अहंकार बढ़ता जा रहा है। भगवान राम का द्रोह करने वाले, ये भगवान शंकर का द्रोह करने वाले, ये भगवान विष्णु का, बद्री विशाल का द्रोह करने वाले, ये जनता को क्या समझेंगे? जनता को तो यही श्राप देंगे ये, लेकिन इनका श्राप इनको नहीं लगेगा। ये श्राप जो है ये उल्टा इनको लगेगा और 2027 में उत्तराखंड से विदाई होगी और 2029 में इनकी दिल्ली से विदाई होगी। इनका घमंड, इनका अहंकार जिस प्रकार से बोल रहा है, मैं समझता हूँ जनता इनको माफ नहीं करेगी। राम तो कभी माफ करेंगे नहीं। ये रामद्रोही हैं, शिवद्रोही हैं, विष्णुद्रोही हैं। भाजपा की ओर से पूर्व विधायक के बचाव में कहा गया कि संजय गुप्ता ने ये बात हास्य विनोद और उत्सव में कही थी। इसे गंभीर राजनीतिक बयान के रूप में देखा नहीं जाना चाहिए। संजय हमारा बहुत पुराना मित्र है, बहुत हास परिहास करते रहते हैं, उनका प्रवृत्ति भी है। वो विधानसभा में भी रहते थे, तब भी इस ढंग से अपनी बात कहते, तो मैं समझता हूँ मजाक के अंदाज में उन्होंने ये बात कही होगी। लेकिन सर जिस तरह से कह रहे कांग्रेस को मुद्दा बना देगी, उसे फिर से चीजें गई, मुद्दा बनाएंगे तो निपटेंगे, लेकिन उन्होंने निश्चित तौर पर मजाक के अंदाज में बात कही है और उनका स्वभाव भी है, उनके अपने लोग रहे होंगे, तो निश्चित तौर उनके बीच में आदमी खुलकर हंसी मजाक भी नहीं कर सकता क्या? तो क्या होगा, उन्होंने क्या दिक्कत? हालांकि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार जारी है। देहरादून से शुभांगी भट्ट के साथ दीपिका भंडारी, हिंदी खबर। खबर चमोली से है, जहां सीमा सड़क संगठन की 123 इकाई में तैनात चालक हवलदार पंकज राधौला का शव बरामद हो गया है। पुलिस और रेस्क्यू एजेंसियों ने युद्ध स्तर पर सर्च अभियान चलाया। बता दें कि 10 अगस्त को ग्राम मालोंग सेगड़ी के पास तमक नाले में अतिवृष्टि के कारण आए तेज पानी और मलबे की चपेट में आने से पंकज लापता हो गए थे, जिसके बाद से ही प्रशासन की टीमें सर्च करने में जुटी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई जारी है। खबर चंपावत से है, जहां पर लोहाघाट में मीना बाजार चौराहे पर पालिका के द्वारा बनाई गई पार्किंग को आम जनता के लिए खोलने की मांग की गई है। लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने आरोप लगाया कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी पार्किंग का फायदा मात्र 20 चुनिंदा लोगों को ही दिया जा रहा है। मामले को लेकर पालिका प्रशासन को लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के बीच नगर पालिका सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा और सदस्यों ने पालिका प्रशासन से पालिका की पार्किंग को रनिंग पार्किंग बनाते हुए आम जनता को लाभ देने की मांग की। मामले में पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और अधिशासी अधिकारी सौरभ नेगी ने कहा कि मामले को लेकर पालिका गंभीर है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को पालिका लोहाघाट विकास संघर्ष समिति के बीच एक और बैठक की जाएगी। इसके बाद पार्किंग को लेकर जल्द निर्णय लिया जाएगा। पालिका अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही नगर वासियों के लिए एक और पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। उत्तराखंड में मानसून एक बार फिर रफ्तार पकड़ने जा रहा है। प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश के साथ गरज चमक और आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं पर्वतीय इलाकों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 23 से 26 अगस्त तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में आवाजाही करने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। चारधाम यात्रियों को भी मौसम का अपडेट लेने के बाद ही यात्रा करने और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है। 23, 24, 25 तारीख, 26 तारीख में उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना। उसके बाद 23 के बाद 24, 25 में जो है उत्तराखंड में इक्का दुक्का स्थानों पर विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। जुलाई में अच्छी बारिश मिली है, अगस्त में अभी 20 दिन जो है अच्छी बारिश मिली है, सामान्य से जो है अभी 8% अधिक बारिश उत्तराखंड में मिली है। तो इससे हमारे जो सॉइल है वो सैचुरेट हो गई है। तो कहीं भी जो है थोड़ी बारिश में भी जो है लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है और जो नदी नालों में अचानक जल स्तर में वृद्धि हो सकती है। तो जो सैलानी उत्तराखंड में आ रहे हैं या तीर्थाटन के लिए जा रहे हैं या जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं या भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहते हैं, उन्हें विशेष तौर पर सतर्क रहने की इस समय आवश्यकता। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।